मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आज हमारा पहला सत्र फणीश्वर नाथ रेणु के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित है। मैं रामधारी सिंह दिवाकर जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं प्रेम कुमार मणि जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर आसन ग्रहण करें। प्रतिदिन हो रहे इस आयोजन में एक सत्र हमने ऐसा रखा है जिसमें बिहार के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को याद किया जाएगा। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु पर बातचीत करेंगे। मैं प्रेम कुमार मणि जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। वरिष्ठ मित्र दिवाकर जी, सभागार में बैठे हुए आदरणीय श्री राम तिवारी जी, राजकमल प्रकाशन समूह के प्रबंधक आमोद जी और सभी उपस्थित साथियों, उपस्थिति कम है, मौजूद रेणु जी पर बोलना उत्साहजनक कार्य है और इसलिए मैं ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनका कुछ समय रेणु जी के साथ बीता, और जब वह थे तब यह नहीं लगता था, महसूस नहीं होता था, न पटना को, न मुझे, न उनके साथ जो जुड़े हुए और दूसरे लोग थे उन्हें, कि कितने महत्वपूर्ण लेखक, रचनाकार व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं। रेणु जी जब पटना में होते थे, कहने का मतलब कि वह पटना और गांव के बीच डोलते होते थे। कभी गांव, कभी पटना, आना जाना उनका होना रहता था। गांव से मैं समझता हूँ कभी उनका संबंध नहीं टूटा, और वहीं से वह ऊर्जा हासिल करते थे, प्राप्त करते थे। हम उनकी रचनाओं में भी उसे देख सकते हैं। रेणु जब थे, और बिहार के और हिंदी के सारे लोग जानते हैं किस तरह उनका जीवन, उनका लेखन और राजकमल प्रकाशन समूह दोनों अन्योन्याश्रय रूप से जुड़े हुए थे। जब कैसे उन्होंने पहला अंचल को खुद से छापा था और फिर राजकमल से जब छपा तो उन्हें एक अखिल भारतीय सम्मान और चर्चा हासिल उन्हें हुआ, और वह अचानक रातों रात एक बड़े लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और यह रचनावली जो यहाँ है, रचनावली में भी भारत यायावर का जो लेख है भूमिका के तौर पर, उससे आप जान सकेंगे कि किस तरह से 54 में उनकी किताब का विमोचन दिल्ली में भी हुआ था और पटना में भी हुआ था, और दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति थी। हिंदी का शायद ही कोई लेखक हो जो दिल्ली वाले समारोह में, जो दिल्ली में हो और नहीं शामिल हो। बड़े से बड़े लेखक और सामान्य से सामान्य लेखक। और उसी समय नलिन विलोचन शर्मा की एक टिप्पणी आई थी कि हिंदी उपन्यासों में जो एक जड़ता थी वह इस उपन्यास के साथ वह टूट जाता है, और यह भी कि गोदान के बाद यह वैसा ही दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। लेकिन हिंदी आलोचकों की एक अजीब प्रवृत्ति रही कि इसे बार बार आंचलिक कहकर के, आंचलिक, हालांकि खुद उन्होंने कहा था, अब खुद कहा था तो वह उससे खुद आदमी कभी भी अपने को क्या कहेगा। आदमी जब भी उससे के बारे में पूछा जाता है, किसी भी आदमी के बारे में पूछा जाएगा तो यही कहेगा मैं तो बिल्कुल साधारण आदमी। अब यह उसका कहा कि वो तो खुद को साधारण कहते हैं। उन्होंने आंचलिक कहा तो लोगों ने समझ लिया कि आंचलिक, और समझा कि लोकल कुछ लेखक। अब लोकल का क्या मतलब होता है, ऐसा लगा कि यह हास्य के लोकल कुछ एक लेखक हैं, और यह महत्वपूर्ण लेखक नहीं है। वह चर्चित लेखक जरूर थे, वो उन पर फिल्में बन सकती थी, लेकिन वो समझा जाता था कि यह तो गांव कमाई के लेखक है, उसकी बोलियों के बिंब आते हैं उसमें, और वह उस तरह के लेखक। इधर हाल में नामवर जी ने मेरे एक वक्तव्य पर मैंने कहा कि वह रेणु अधिक महत्वपूर्ण है कुछ मायनों में प्रेमचंद से, अगली कड़ी है। तो उन्होंने एतराज व्यक्त किया था कि प्रेमचंद से इस तरह से हम नहीं जोड़ सकते। मैं फिर कहूंगा कि वह प्रेमचंद की अगली कड़ी है। यह ठीक है कि प्रेमचंद न होते तो रेणु भी शायद न होते, लेकिन अनेक चीजों को हम जो प्रेमचंद के गांव में, गोदान में देखते हैं, गोदान का गांव
उतना स्वाभाविक नहीं लगता है जितना मैला अंचल का गांव लगता है। और आप देखेंगे कि मैला अंचल का गांव जहां 12 वर्ण के लोग हैं, उसकी प्रकृति क्या है, 12 वर्ण के लोग हैं, लेकिन उसका एक नायक प्रशांत होता है जो निर्जात है, उसकी जाति का कोई पता नहीं। और मैं समझता हूं कि हिंदी में यह दूसरा नायक था। शेखर एक जीवनी जो आगे का उपन्यास है, शेखर एक जीवनी के बाद वह शेखर एक जीवनी का नायक नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, एक क्रांतिकारी नायक, नया परंपरा से अलग वह नायक। और दूसरा महत्वपूर्ण वैसा ही नायक मैला अंचल का प्रशांत है जिसकी जाति का कोई पता नहीं, और वह मेरीगंज में जहां 12 वर्ण के लोग रहते हैं वहां नायक बन जाता है। वह रेणु इस तरह से इतिहास को देखते हैं, उनका इतिहास को इतना सूक्ष्म या विशाल अब जो कहें, और उन्होंने बतलाया कि जो लोकल नहीं हो सकता है वह ग्लोबल भी नहीं हो सकता, जो स्थानीय नहीं है वह वैश्विक भी नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि रेणु में, मैं समय अगर ज्यादा ले रहा हूं तो जब फ्रांसीसी साहित्य में एक लेखक हुए हैं बालजाक, और उनका एक उपन्यास है जो हिंदी में पता नहीं राजकमल ने उसे प्रकाशित किया है या नहीं, मुरली मनोहर बाबू का उपन्यास या अनुवाद है किसान नाम से, और वह द पीजेंट नाम से वहाँ अंग्रेजी में भी है, और हमने हिंदी वाला पढ़ा है, वह जो मुरली बाबू ने किया है इसी बिहार से। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि अगर बालजाक ना होता तो शायद मैं ना होता। मेरी खोज पर बालजाक का इतना महत्व और प्रभाव है। और बालजाक ने उस किताब में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को जो जिस तरह से रखा है, ठीक उसी तरह से रेणु ने आजादी के बाद, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, एक छोटे से पिछड़े गांव में, जो भारत की अगर कोई इकाई हो सकती थी तो वह गांव, एक गांव को आप रखिए 6 लाख गांवों की आप बात समझ जाएंगे। तो वह एक गांव में देखते हैं कि वहां क्या आजादी ने क्या परिवर्तन लाया। आजादी के आंदोलन का इतिहास को समझना हो तो आप मैला अंचल को पढ़ना होगा। और आप देखेंगे कि वहां जो 3 नायक हैं, 3 जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, बालदेव, चुन्नी, कालीचरण तो बाद में आता है, वो जो मारे जाते हैं, जो बावन दास, और एक जो वो बावन दास के चुन्नी गोसाई, ये तीनों जो है, यह बालदेव उस गांव का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। चुन्नी गोसाई भी ऐसे ही हाशिए का आदमी है, और बालदेव का कोई जानता ही नहीं है कि कहां से प्रकट हो गया है। तो ऐसे लोग आजादी के हीरो थे, और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी यह स्थिति थी, और उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो आजादी के आंदोलन का मैं यहाँ की चर्चा करने नहीं आया हूँ। यह कहना चाहता हूँ कि रेणु कितने सूक्ष्मता से चीजों को पकड़ते थे। आजादी के आंदोलन से वह गांवों को कैसे देख रहे थे, और बार बार जो मार्क्सवादी हमारे जो आलोचक थे, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण था, वह कहता था कि भारत जैसे देश में जहां जाति और गांव और एक पिछड़ापन है, जो यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ है, नगरों का विकास नहीं हुआ है, शहरीकरण हुआ नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। और वह दिखलाते हैं कि किस तरह से एक छोटे से पिछड़े गांव में, जहाँ 12 वर्ण के लोग हैं, जहाँ भूख है, अकाल है, बेबसी है, निरक्षरता है, लेकिन वहाँ राजनीतिक कार्यकलाप किस तरह से विकसित हो रहे हैं। कालीचरण आ रहा है, सोशलिस्ट आंदोलन के सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर खुल रहे हैं, और दूसरे दलों के
दफ्तर खुल रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाइयां वहां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और लोकतंत्र जो है वह इस पिछड़ापन से कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। वह बताते हैं कि इस पिछड़ेपन के साथ ही वह लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है और वह यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कभी भी रेणु के साहित्य को देखने की कोशिश नहीं हुई। परकी परिकथा में भी वैसे ही उन्होंने दिखलाया है, दूसरे परानपुर गांव को लिया है और बतलाया है कि किस तरह से वहां राजनीतिक आंदोलन, पार्टीगत आंदोलन, ये सब वहां कैसे विकसित हो रहे हैं। और रेणु पहले लेखक हैं जिन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नायक बनाया है। यह राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे हिंदी साहित्य में, यहाँ तरुण जी हमारे मित्र अभी आ गए हैं, वो ज्यादा शास्त्रीय रूप से बतला सकते हैं कि वह राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे हिंदी साहित्य में नहीं था। रेणु के पहली दफा रेणु ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पात्र बनाया, उनकी तकलीफें समझी और उनका जो एक कहानी है आत्मसाक्षी, उसका एक पात्र है गणपत। आप उसकी पीड़ा को, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता है और उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मानते थे और लोथार लुत्से ने उस कहानी का जर्मनी में अनुवाद किया था। लोथार लुत्से जब आए थे हिंदुस्तान, जब पटना आए थे रेणु का इंटरव्यू करने, तो उन्होंने बात जब शुरू की थी तो वह आत्मसाक्षी से ही बात शुरू की थी कि उस कहानी का किस तरह से हमने जर्मन में अनुवाद किया है और दूसरी 4 और अन्य कहानियों के साथ उसका जर्मन में संकलन भी आया था। तो वह इतनी महत्वपूर्ण कहानी, वह राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी। तो रेणु एक बदली हुई दुनिया को, वह राजनीतिक कार्यकर्ता पहले हुए, बाद में लेखक हुए और राजनीतिक कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से उन्होंने जब साहित्य को देखा तो एक नई जमीन दी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इतने दिन हो गए हैं उनकी मृत्यु के भी, और भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व विश्व साहित्य में कुछ लोग जो करते हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं, प्रेमचंद हैं और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन उसमें रेणु भी है। और यह बहुत बड़ी बात होती है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका अनुवाद हो रहा है, पूरी दुनिया में उन्हें समझने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि नई पीढ़ी में भी उन्हें लेकर के वैसा ही आकर्षण है। आज भी वह लोगों को रोमांचित कर रहे हैं, नए से नए पाठकों को रोमांचित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि रेणु को हम केवल आंचलिक लेखक कह करके, आंचलिक लेखक वह नहीं है, बड़े सरोकारों के लेखक हैं। उन्होंने जनतंत्र के मूल्यों को समझा है, उन्होंने राजनीति और साहित्य को हम किस तरह से, अब राजनीति मध्य युग में जिस तरह से धर्म केंद्र में था हमारे सामाजिक चिंतन के, उस तरह से राजनीति आज हमारे सामाजिक चिंतन के केंद्र में है। और उसको हम अलग करके न हम साहित्य की बात कर सकते हैं, न विचार की बात कर सकते हैं, न और किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते हैं। रेणु ने हिंदी में इस बात को समझा और बहुत गंभीरता से उसे रेखांकित किया और उसे संभव बनाया अपने लेखन में। धन्यवाद। मित्रवर तरुण जी, मेरे परम मित्र मणि जी, मेरे बड़े भाई तिवारी जी, विश्वकर्मा जी, साहित्य प्रेमी मित्रों, सबसे पहले मैं राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह का जब साहित्य एक तरह से साहित्य का लोप सा हो रहा है, राजकमल ने ये जागरण का काम किया है और इस तरह का एक सार्थक आयोजन किया है। भले उपस्थिति कम हो, लेकिन लोगों में अभिरुचि है और बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आमोद जी इसके सफल संचालक हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। मित्रों, राजकमल प्रकाशन में इसको तारीफ न समझे, यथार्थ है। राजकमल प्रकाशन ऐसा प्रकाशन हिंदी का है जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में, मैं आपके मेरी आप प्रशंसा की क्षमा करेंगे, 4-5 साल पहले राजकमल प्रकाशन की एक किताब, मेरी एक किताब राजकमल से छपी, दाखिल खारिज, वो किताब अमेरिका के
एक स्टेट में, इसका नाम केन सिटी है, मैं नहीं गया हूँ अमेरिका। केन सिटी में मेरी एक परिचित लड़की, भतीजी कहा जाए, उसने एक लाइब्रेरी में मेरी एक किताब दी। केन सिटी एक छोटा सा कोई शहर होगा, वहां तक पहुंचाते हैं रात को किताब। तो मैंने उसको जी को पत्र लिखा था इस बारे में। अमोद जी सर, मैंने लिखा था पत्र। मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ मेरी किताब एक छोटे से शहर में मेरी किताब वहाँ मिल रही है। यह जादू है राजकमल का। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आप का इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में किताबें पहुँचा रहे हैं। मित्रों, मणि जी ने कहा कि वे कुछ उन भाग्यशाली लोगों में है जिनका कुछ संग साथ रेणु का मिला। मैं थोड़ा आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे कुछ ज्यादा भाग्यशाली लोगों में हूँ जिनसे रेणु का ज्यादा साथ मिला। मेरी उम्र भी है, उनसे ज्यादा उम्र है, और मैं उसी रेणु से मेरे गांव का इलाका भी है, बहुत नजदीक है। इलाका एक ही रेणु तो मेरे घर पर गए और मेरे घर पर भी गए हुए हैं। वही इलाका रेणु जी का घर, हमारा घर, मेरा घर कोई ज्यादा दूर नहीं है, एक ही इलाके के हैं। और रेणु से जब हम लोग पढ़ते थे मैट्रिकुलेशन में, उसी समय से रेणु को हम लोग जानते थे। और रेणु को के साथ रहते थे, पटना में तो नहीं, लेकिन गांव में हम ही लोग थे। उनकी बागी सेना में हम ही लोग थे। पीछे घूमने वाले लड़के होते हैं ना, वो हम ही लोग थे रेणु। लेकिन रेणु अंत तक नहीं जान पाए कि जो रामधारी सिंह दिवाकर है, यह लेखक भी है। ये अचानक, इसको अचानक ही कहेंगे, अचानक ही रेणु जी को पता चला कि मैं लेखक हूँ। इसकी भी बहुत एक अच्छी घटना स्वयं रेणु जी ने सुनाई थी, बड़ी रोचक घटना है। हुआ ऐसा कि रेणु के साथ में घूमते थे, गांव में भी और रह जाते जब तक इंद्रशंकर था और एक मिस्त्री थे, एक टिके मिश्रा थे, सब जाते थे मिलने के रेणु से। कैप्टन सिगरेट पीते थे, कैप्टन सिगरेट लेके जाते थे। बहुत रेणु से गप करने का जो अंदाज था भाई, क्या बता, अद्भुत था, जादू था। एक से एक प्रसंग निकालते थे। तो मेरी कहानी छपी धनजुग में, पहली कहानी भी चर्चा कर रहे थे मणि जी भी, 1973 में। तो रेणु जानते नहीं क्या लिखता, भी घूमता पीछे बहुत जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन ये लेखक नहीं जानते थे। उसमें मेरी कहानी छपी रामधारी सिंह दिवाकर के नाम से, तुलादन कहानी का शीर्षक था। तो रेणु जी राजेंद्र नगर में रहते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये रामधारी सिंह दिनकर कहानी तुलादन वो चकरा है। खुद ही कह रहे थे मुझसे, रेणु जी बात खुद कह रहे थे। कहा कि तो उन्होंने देखा कि दिनकर ने कहानी लिख ली और मुझे कहा तक नहीं, बगल में रहते हैं। तो कहा कि मैं तुरंत याद हुआ, कपड़े बदले और रिक्शे पर बैठकर दिनकर जी कहीं जाने लगा। रास्ते में उलट करके देखा तो अगले पृष्ठ फोटो पहले सप्ताह था पहली कहानी के साथ। तो देखा कि गांव ग्राम नरपतगंज, जिला अररिया, पूर्णिया। कहा कि वो चकरा गए और हंसने लगे। दिनकर जी कहाँ गए, कहा देखे नहीं, इसलिए आपकी कहानी समझ कर मैं आपको बधाई देने आया था कि आप कहानी में आ गए। तो ये लड़का तो हमारे गांव का है, हमारे इलाके का है। तो दिनकर जी कहे, हाँ जी, ये इस लड़के को मैं जानता हूँ। ये कविता पढ़ने के लिए जब फारबिसगंज में जो कवि सम्मेलन हुआ था, साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, उसमें इस लड़के ने कविता पढ़ी थी। और मेरे नाम कैसे भी जानता हूँ ये लड़का। तो इस तरह से रेणु के साथ हम लोग अच्छा संबंध रहा, बहुत रहा। सच पूछिए तो अगर रेणु ना होती, जैसा कि मणि जी ने बताया, अगर रेणु जी ना होती तो सच पूछिए तो दिवाकर जी भी ना होती। मगर एक बात जरूरी है कि देखिए, एक जो बना हुआ रास्ता है उस पर चलने में किसी की उपलब्धि नहीं है। रेणु जी अपनी आंचलिकता के कारण, अपनी एक अभूतपूर्व कहा जाए कि संवेदना के कारण, ग्रामीण संवेदना के कारण वे महान बन गए थे और अपने आप में वटवृक्ष भी बन गए थे। उनके नीचे, वटवृक्ष के नीचे किसी पौधे का पनपना संभव नहीं है। तो मुझे लगा रेणु की राह पर चला, बाद में पता लगा कि नहीं, इस राह पर चलकर तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने, मेहता जायसवाल, हम लोगों ने एक अलग राह बनाई, रेणु से अलग।
और रेणु की जहाँ तक उनकी आंचलिकता से हम लोग बच भी गए शायद। तो और उनकी आंचलिकता को लेकर मेरी ने काफी चर्चा की है। तो रेणु जी से जैसा कि उन्होंने बताया कि लोथा दूसरे के साथ जो इंटरव्यू हुआ, रेणु जी का इसका पछतावा बहुत रहा बनी। उन्होंने जब अपने उपन्यास को आंचलिक कह दिया था महिलांचल को, इसका पछतावा रेणु जी को बहुत रहा। जीवन उनको पछतावा है कि भाई हमने क्या कर दिया। अलोठा दूसरे से उन्होंने कहा भी था कि देखिए, अगर आप जैसा कोई मित्र उस समय मेरे पास होता तो मैं इस उपन्यास को आंचलिक कदापि नहीं। तो और आंचलिक कहा कि आपने कहा क्यों? कहा देखिए, महिला आंचल की भाषा ऐसी थी, इसमें कुछ शब्द प्रयोग ऐसे थे कि मुझे शक हो रहा था कि बाहरी लोग इसे समझेंगे कि नहीं, तो मैंने इसे आंचलिक कर दिया। रेणु की महत्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही। नई कहानी के दौर में रेणु की काफी उपेक्षा हुई। एक तो उस दौर के कहानीकार ही को नहीं माना गया, उनको ग्रामीण संवेदना और नगर संवेदना को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे विभाजन हुए। रेणु को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जो दरकिनार करने वाले थे वे सब पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए रेणु के सामने। वो शमसुर रहमान हाशमी का एक उपन्यास है ना, कई चांद थे सरे आसमान। शमसुर रहमान फारूकी, कई चांद थे सरे आसमान की चमक के सब ठहर गए। तो सारे गायब हो गए, एक रेणु एक नक्षत्र है जो अब तक समझ है। किस रेणु की कहानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी कहानी मानसिक तत्व हैं और रूप रसगंध सब कुछ उनकी कहानियों में। और उनके सबसे लोकप्रिय कहानी आप सब जानते होंगे कि तीसरी कसम या थुबड़ी कहानी संग्रह की अन्य कहानियां ठेस वगैरह। लेकिन मैंने जो अब तक पढ़ा रेणु, लगभग पूरा पढ़ गया हूँ, कई बार पढ़ा है। रेणु की मणि जी सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से रेणु की सर्वश्रेष्ठ कहानी तीन बिंदिया उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी, लेकिन इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। अन्य कहानियों ने इतना ज्यादा दबा दिया उस कहानी को कि वह कहानी चर्चा में कभी नहीं आ सकती। जनेंद्र कुमार की कई कहानियां हैं, पत्नी से उनकी बहुत चर्चा हुई फांसी गदर के बाद में, और बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनकी सबसे अच्छी कहानी अभागे लोग। उसी तरह रेणु की जो यह कहानी है तीन बिंदिया, यह पढ़ने योग्य कहानी है। इतनी अच्छी शिल्पित कहानी मुझे हिंदी में मुश्किल से कोई मिले तो मिले। तीन बिंदिया, इसको एक बार कहा जाए कि मेरी अपील है कि जो स्विगी पाठक है एक बार इस कहानी को जरूर पढ़ें। तीन बिंदिया किस तरह का शिल्पित किया कहानी, और किस तरह संगीत के मरम्मत। रेणु के साहित्य में पहले तो नामवर जी फिदा थे निर्मल वर्मा के सांगीतिक गद्य पर, लेकिन निर्मल वर्मा के सांगीतिक गद्य में और रेणु के सांगीतिक गद्य में बहुत अंतर। जो लोक जीवन की ध्वनियां हैं, लोक जीवन की जो छवियां हैं, वे जितनी रेणु में आ सकती है किसी नहीं। इनका एक लेख छपा था कुछ दिन पहले बनारस में, रवि भूषण जी का। उनका लेख है कि रेणु के साहित्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग, और उन्होंने 50 यंत्रों के नाम दिए, ढोलक, मजीरा, झाल वगैरह 50 यंत्रों के नाम दिए हैं कि जिसका प्रयोग रेणु ने अपने साहित्य में किया। पूरे हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं मिला कि इतने वाद्य यंत्रों का, सांगीतिक उपकरणों का प्रयोग किया। आप देखेंगे कि किसी भी कोई चीज अगर जैसे कि खटखट तो खटखट कैसे हुई अभी ध्वनियों के तो अद्भुत हुए ज्ञाता थे फिर सुना थे लोग, और बातचीत में भी प्राय उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, लगे कोई चीजें घट रही। मैलांचल की बहुत चर्चा है, लेकिन मैलांचल को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि आखिर मैलांचल की मणि जी
महिलांचल की मूल समस्या क्या है? महिला की मूल समस्या क्या अंग्रेजों द्वारा चली आ रही जमीन की समस्या थी? क्या वो समस्या है? क्या यह जनजीवन की समस्या है? क्या किसानों की समस्या है? क्या यह जो है सो दो पात्रों की कहानी की समस्या है? या यह कहानी स्वतंत्रता के बाद जो हुआ है मोह भंग की कहानी है? किसकी कहानी है? इसकी केंद्रीय वस्तु क्या है? महिलांचल में है क्या? क्या करना चाहते हैं लोग महिलांचल? आप देखेंगे तो महिलांचल का एक बार बावन दास की बहुत चर्चा हुई। बावन दास को अगर आप देखें महिलांचल में तो वैसा पात्र हिंदी के उपन्यास साहित्य में दुर्लभ है। बावन दास कहता है बालदेव जी से, बालदेव जी भारत माता अब भी रो रही है, जार बेजार रो रही है। गौर करेंगे या कुछ में अब भी सब लगा हुआ है, अब भी, मतलब देश आजाद हुआ तब भी भारत माता रो रही है बालदेव। और फिर उसमें एक जो स्त्री पात्र है वो गाती है ना, गंगा वो जमुना धार नैनवा से नीर बहे, हाथल भरतिया के भाग भारत माता रो रही है। आप गौर करें तो महिलांचल में सबसे बड़ी जो समस्या है या सबसे बड़ी जो उसका जो मुख्य संवेदना है वो है भारत का दुर्भाग्य कि आजादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। यही रेणु का रोना है, यही रेणु का रोना है पूरी महिलांचल में। और आप बार बार देखेंगे कि जिसे महिलांचल कहा गया है तो प्रशांत जो है सो अंत में कहता है ना कि मैं इसी भारत माता के मैले आंचल के तले तपस्या करूंगा, इसी महिलांचल के तले तपस्या करूंगा। और वह जो निकालता है निष्कर्ष निकालता है अपने शोध का कि मैंने देख लिया है, मैंने शोध करके देख लिया है, दो ही चीजें यहाँ दो ही चीजों के कारण दो ही चीजें मुख्य बीमारी है इस क्षेत्र की, वो है गरीबी और जहालत। गरीबी और जहालत दो ही बीमारियां जिसका जो शोध के निष्कर्ष पर पानी की प्यास लग गई, शोध के निष्कर्ष पर प्रशांत पहुंचता है। तो मित्रों, यह जो महिलांचल है, महिलांचल में कहीं बाहर से गरीबी दिखाई पड़ती नहीं है, लेकिन गरीबी और जहालत उसकी मूल समस्या है। और जो मोह भंग हुआ, जो आजादी के सपने टूटे, उसकी पूरी अंतर्ध्वनि महिलांचल में है। कहा जाए तो यह दुर्भाग्य की एक रूपक है पूरा का पूरा महिलांचल, जिसके रेणु प्रणेता थे। और इस रूप में यह उपन्यास दीर्घजीवी होगा, लंबे समय तक यह उपन्यास पढ़ा जाएगा और लोग अपनी छवियां देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी। मैं तरुण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, लेकिन बात संक्षिप्त। बंधुवर मणि जी, मित्रों, रेणु पर चर्चा करते हुए जो कुछ दिवाकर जी ने कहा, उसी सिलसिले में मैंने जो पढ़ते हुए महसूस किया है उसको दो चार वाक्य में। माटी और मानुष का नारा बंगाल में बहुत चला है, लेकिन जब भी मैं रेणु को पढ़ता हूं तो लगता है कि माटी और मानुष का सच्चा कलाकार है। उसकी जो गंध है, उसका जो आस्वाद है, उसका जो रस है, उसको यदि शब्दों के माध्यम से कोई चाहे तो रेणु उसके कलाकार है। एक एक चीज को, उसके एक एक सुख की आकांक्षा, दुखों के स्वरूप, छोटे छोटे सुखों का जश्न, पेट्रोमैक्स आया है और कैसी चीज बनी है, और उसको लेकर एक पूरा सामाजिक ढांचा बदल रहा है। और जब पूरे हिंदी साहित्य के परिदृश्य के भीतर में देखता हूं तो जब हिंदी का कथा साहित्य लगभग नागरिक बोध से, शहरी बोध से आक्रांत था और एक तरह से अंधी गली में गतिरोध का शिकार हो चुका था, तो मैला आंचल ने आकर के उसको तोड़ा। और पता नहीं यदि मैला आंचल ना आया होता, ये भी सोचने की बात है, तो हिंदी कथा की दशा दिशा आगे क्या होती। और राजकमल प्रकाशन मैला आंचल
और नलिन जी का बड़ा गहरा संबंध है। महिला आंचल जिस रूप में पहले प्रकाशित हुआ, यदि वही प्रकाशन रह गया होता तो शायद एक बहुत बड़ी क्षति होती। लेकिन भला हो राजकमल प्रकाशन के ओम प्रकाश जी थे शायद उस समय। ओम प्रकाश जी। हाँ, ओम प्रकाश जी ने वो सारा कुछ किया, पहले की सारी जो प्रतियां थी उसको खत्म किया, नए सिरे से छापा। और जब नलिन जी की आलोचना आई तो नलिन जी ने इतने जोरदार स्वर में कहा कि अब ये आदमी कोई उपन्यास न भी लिखे तो अकेले ये उपन्यास इसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए काफी है। और हिंदी में लगभग रेणु से पहले कथाकारों की एक अच्छी परंपरा बन चुकी थी। यदि देवकीनंदन खत्री से शुरू करें तो 10 जो श्रेष्ठ उपन्यास होंगे उसमें इसकी गिनती होगी, बड़े ठसक के साथ। और नलिन जी ने शायद उस समीक्षा का भी बहुत प्रभाव पड़ा, और एक जो विश्वस्त स्वर था उसका बहुत असर पड़ा। मैं अपनी बात कहूं तो जैसे अभी 3 बिंदिया कहानी दिवाकर जी ने कहा कि उनको अच्छी कहानी लगती है और इस पर विचार होना चाहिए कि श्रेष्ठ कहानी कौन है। मेरे मन में प्रेमचंद को पढ़ते हुए और रेणु जी को पढ़ते हुए बात हमेशा अंदर चलती रहती है, साहस पड़ता नहीं है या फिर उसको करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो बन नहीं पा रही है। कि प्रेमचंद का बड़ा उपन्यास रंगभूमि है, बड़ा महाकाव्यात्मक उपन्यास है और गोदान की चर्चा के नीचे वो छिप सा गया है। वैसे प्रतिपरी कथा कोई मामूली नोवेल नहीं है। महिला आंचल की छाया तले वो कुछ दबा हुआ है। हमको कई एक मामले में महिला आंचल से ज्यादा आगे का बढ़ा हुआ उपन्यास लगता है जी। और मेरा मन आज भी वही मानता है, क्योंकि कई एक बार लोकप्रियता और महत्ता में टकराहट भी होती है। हो सकता है कि कोई रचना ज्यादा लोकप्रिय हो, लेकिन हो सकता है महत्व की दृष्टि से कोई रचना ज्यादा उससे महत्वपूर्ण हो। टी.एस. इलियट ने एक जगह कहा है और बहुत वो महत्वपूर्ण बात है, और हम सब लोगों को जो भी पढ़ने लिखने के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कि एक आलोचक को कहने का ये साहस होना चाहिए कि मुझको रचना तो वो अच्छी लगती है लेकिन श्रेष्ठ रचना वो है। रचनाकार तो मुझको वो अच्छा लगता है लेकिन श्रेष्ठ रचनाकार वो है। ऐसा होता है, अपनी रुचियों और अपने मानदंडों के भीतर भी द्वंद्व होता है। हमारे भीतर भी साहित्य की एक समझ बनी हुई है अच्छी वजह, लेकिन एक हमारा सांस्कारिक हमारी रुचि भी बनी हुई है। कई एक बार इन दोनों में टकराहट होता है और सामान्य आदमी उन विवृत मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय कर लेता है, तो इसमें कई एक बार दिक्कत होती है। बहुत बहुत आप आए, दिवाकर जी से भेंट हुई और रेणु जी को लेकर हम लोगों ने जो 2 दिनों की गोष्ठी की थी उसमें दिवाकर जी भी थे, मणि जी भी थे, लेकिन मणि जी उस तरह से शिरकत नहीं कर सके। और लेकिन इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बड़े जश्न के तौर पर रेणु जी की उस जन्म शताब्दी को मनाया था और बिहार को करना चाहिए था। पुनः राजकमल प्रकाशन को धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर मैं संचालक नहीं सूत्रधारक होता तो ये बात मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती कि तरुण कुमार जी को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि नामवर जी बोल रहे।